साथियों वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने फैमिली आपका अपने प्लेटफॉर्म साथियों लेट्स लर्न सीएसआई नेट मैथमेटिक्स में साथियों बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत तरोताजा होंगे और अपकमिंग जो पेपर है आप लोगों का आईटी जेम या गेट के लिए उसके लिए बहुत अच्छे से साथियों आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों आज मेरी कोशिश है कि लीनियर मॉडर्न रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ओडीपीडी सेक्शन से कम साथियों 50 से 60 दोस्तों शॉर्ट रिजल्ट बेस्ड करके क्वेश्चंस और दोस्तों रिजल्ट्स प्रोवाइड किया जाए जो आपके लिए ये लास्ट मोमेंट पे एक मैराथन के लिए काम करे और दोस्तों एक ओवरऑल जो एक दोस्तों एक परफेक्शन होनी चाहिए साथियों उसको फुलफिल किया जा सकता है। साथियों आज के कंटेंट को जरूर देखना साथियों, आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि फुल साथियों ये शॉर्ट ट्रिक से भरा हुआ रहेगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला सेक्शन हमने लिया रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का टाइप 1 करके टाइप करके मैं समझाता हूँ। देखिए साथियों ये जो हमारा रियल एनालिसिस का है और साथियों ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स का किया है, कुछ रियल का भी पार्ट आएगा इसमें। साथियों ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेशन होगा तो उसको भी देखेंगे साथियों। इफ ये हमारा दोस्तों पावर सीरीज है, पावर सीरीज है साथियों, अगर ये मान लिया जाए हमारे पास पावर सीरीज है और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है साथियों आर है, तो याद रखना है इस टाइप का जो दोस्तों इस पे जो पावर चढ़ जाएगा पावर के है साथियों, इस टाइप का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसका साथियों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, तो इसको साथियों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पे पावर 1 था, इस पे पावर के चढ़ा, तो इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पे भी पावर साथियों के चढ़ जाएगा, जरूर याद रखें। और दोस्तों ये इसी अगर यही कंडीशन होल्ड करेगा, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी आर है, तो हम लोगों को क्या करना साथियों बेसिकली इसका निकाल देना और इस फॉर्मेट का रहेगा तो हम लोग इस तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन साथियों अगर इस टाइप का रहेगा जे टू द पावर एन के वेरिएबल पे पावर के एन रहेगा तो साथियों उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर टू द पावर 1 बाय के, जिसका एक दूसरा नाम है ये साथियों हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखें। एंड मोमेंट पे आप लोग तो साथियों पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बना सकते थे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पड़ा हुआ था। ठीक है साथियों मुझे उम्मीद है ये दो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से साथ में याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन आपको दिया था कि 3 टू द पावर n इंटू जेड टू द पावर साथियों 2 के दिया था और पूछा था कि बताइए साथियों इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। क्या पूछा साथियों कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। आराम से समझिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला, पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए साथियों हमको फॉर्मूला चाहिए, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए साथियों ये फॉर्मूला है 1 बाय आर इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ an टू द पावर 1 बाय n l, जिसको हम लोग साथियों रूट टेस्ट बोलते हैं। ये कब बोलते हैं जब ये एग्जिस्ट कर जाए तो रूट टेस्ट साथियों। और 1 बाय आर इक्वल्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें भी कॉम्प्लेक्स के टर्म में दोस्तों सुप्रीमम लगा देते हैं। n प्लस 1 बाय n का मॉड है, ये भी साथियों l, ये भी हमारा रेशियो टेस्ट है और ये भी एग्जिस्ट करे तो। साथियों ये दो केस आपने देख लिया और इसके बेस पे, या चूंकि इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस बेस पे आता ही है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये आप लोग ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इसको जरूर याद कर लीजिए, लेकिन ये याद रहेगा तभी जाके वो बनेगा, ये भी गारंटी है। अब देखिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से पेपर में बना सकते हैं, सिर्फ ये देखना है आप लोगों को अच्छे से। साथियों मान लिया जाए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया, आप आराम से समझने की कोशिश करें कि आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है साथियों 3 टू द पावर n z टू द पावर k। ये तो सिंपल सा है, इसको ज्यादा हमको सोचना ही नहीं था। क्या करना था साथियों, आप कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 बाय आर इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साथियों an प्लस 1 अपॉन n, है ना साथियों, ये वाला आप कर दें। तो साथियों यहां से देखिए क्या बनेगा, ये हमारा क्या है साथियों an, तो सीक्वेंस हमारा क्या है 3 टू द पावर n, यहाँ पे आप k रख लीजिए, सॉरी n रख लीजिए साथियों। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो व्हाट वी आर गेटिंग साथियों 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n। तो यहां से क्या बन गया साथियों 3, तो 1 बाय आर इक्वल्स टू 3 साथियों बन गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि 1 बाय आर इक्वल्स टू 3 इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 1 बाय 3। तो यहाँ तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, लेकिन क्या क्या बिहेवियर होगा इसी क्वेश्चन पे, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। साथियों ये आपने देखा
कि ये जो हमारा साथ में क्या है, पावर सीरीज है। क्या है साथ में, पावर सीरीज। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रियल एनालिसिस एज वेल एज इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि दोनों जगह पूछा जाता है। साथियों आपने देखा कि इसका जो साथियों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है हमारा, 1/3 आया। दोस्तों आपको 2022 गेट का पेपर एक बताता हूं, जिसमें ये पूछा था इन्होंने, इसी साल, पिछले साल की बात है, इन्होंने पूछा था कि बताएं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 3 to the power n z to the power 2n क्या होगा। इसका पूछा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और मेरा मानना है कि अगर आपको बहुत अच्छे से साथियों एक एक टर्म अच्छे से समझ में आ जाता है तो पेपर में आप जाएंगे और मिनटों में बना के आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं साथियों। इस चीज को यूज कर दीजिए। सिंपल सा इसका आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r क्या मिला साथियों, 1/3। अब जरा इसको देखिए, यहां से इसने n का मल्टीपल 2 कर दिया, n का जगह k था तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r to the power 1/k बन गया, है ना। मतलब जितना टाइम्स रहेगा साथियों तो ओरिजिनल जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उस पे 1/2 चढ़ जाएगा। और यही आपका आंसर था साथियों। इसी को उन्होंने क्या करा था, अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा साथियों तो क्या बन जाएगा, √3/3 और इसका 1.732/3 साथियों, और 0.35 जा 2 पे 3 रह जाएगा साथियों, तो 3 7 जा। तो दोस्तों ये वाला जो आंसर था 0.5 से लेके 5 to 0.59 के बीच में, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, बशर्ते कितना इजी है, अगर आपको ये रिजल्ट्स याद है तो आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। साथियों एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जो साथियों की CSI नेट का क्वेश्चन आ रखा था, उसको भी जरा देख लिया जाए। अगर साथियों मान ले, सपोज यहाँ पे मान लेते मैं कुछ और भी क्वेश्चंस ले रहा हूं कि 5 to the power n होता तो क्या करते सर। तो इसका आपको जनरल इसका निकालना है। इसका आपने निकाला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/3 मिला। यहाँ पे क्या साथियों है कि 3 to the power n था, ये 5 कर दिया है। तो जब भी ऐसा रहे तो ओरिजिनल जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है साथियों, ओरिजिनल है, अगर इसके सीक्वेंस के टर्म में साथियों अगर पावर चढ़े रहेगा तो उतना ही आपको यहाँ पे पावर चढ़ा देना है। तो ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस साथियों ये मिला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टर्म्स आपको बेहद अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से साथियों क्लियर हो गया होगा। यहाँ मुझे नहीं लगता आपको समझने में साथियों कुछ भी डाउट्स होगा। आराम से समझ ले, ठंडे दिमाग से समझ ले, ठीक है, क्योंकि पेपर का टाइम है साथियों। ये रिजल्ट को डेफिनेटली साथियों आप बहुत अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि पेपर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पावर सीरीज चाहे कॉम्प्लेक्स में हो या रियल में हो, आएगा ही आएगा साथियों। साथियों इस रिजल्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट नंबर 3 है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों ये जब भी मॉड लगा रहे तो आप समझ जाइए आप कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं। किसमें साथियों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा तो मॉड के साथ आएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर जब हम लोग रियल में होंगे तो विदाउट मॉड से हम लोग काम करेंगे, तो इसको जरूर याद रखिएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग इस तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। और दोस्तों रियल एनालिसिस हम लोग सिंपल सा कर देते हैं कि सर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होता है साथियों, an + 1/an, इसका वैल्यू अगर l है ना। और दोस्तों इसी पे कंडीशंस आप लोग पढ़ते हैं, क्या इक्वल टू 1 होगा तो ये जो हमारा सीक्वेंस होगा पावर सीरीज साथियों, पावर सीरीज जो होगा वो क्या होगा साथियों, कन्वर्ज होगा। मतलब इस सीक्वेंस का वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। साथियों सेकंड क्या है, इफ एल इज ग्रेटर देन 1, तो ये सीक्वेंस का वैल्यू क्या होगा साथियों, डाइवर्ज करेगा, मतलब डाइवर्जेंट, नॉट फाइनाइट। और दोस्तों थर्ड हमने पढ़ा है क्या इक्वल टू 1 होगा तो साथियों ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग लर्न करते हैं, ये रियल का केस, ये कॉम्प्लेक्स का केस। और दोस्तों इसी में हम लोग ये बोलते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना। ये भी हम लोग पढ़ते हैं ये केस, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें n to the power 1/n, है ना। तो दोस्तों इसको भी याद रखा जाए, ठीक है ना। ये हम लोग कभी यूज करते हैं साथियों जब हमारा क्या हो कि रूट टेस्ट एग्जिस्ट करता हो तो, है ना। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि रूट टेस्ट जो है, ठीक है ना साथियों, देखिए ये कौन सा टेस्ट हो साथियों, रूट टेस्ट, है ना। ये वाला टेस्ट है क्या है, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द, और ये क्या है साथियों, रेशियो टेस्ट। सो रूट टेस्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द रेशियो टेस्ट, हमेशा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। कौन सा,
रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट फेल होता है तो जनरली बहुत जगह पे रूट टेस्ट पास हो जाता है। सो एग्जिस्टेंस की बात बोलेगा। चलिए आपको मोटा मोटी क्या समझना है ये याद रखें कि दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स का केस है, सेम फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ मॉड का सहारा लिया जाता है और रियल में मॉड नहीं लगाया जाता है। रीजन साफ साफ है कि दोस्तों इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स को भी रियल हमको बनाया जाता है, इसलिए मैं मॉड का सहारा लिया। ठीक है, अगर एल का वैल्यू साथियों लेस देन 1 है कन्वर्जेंट होगा सीक्वेंस, सॉरी सीरीज साथियों, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा और एल इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होगा, दोनों में साथियों, चाहे रियल में हो या कॉम्प्लेक्स में हो। ये मुझे उम्मीद है साथियों आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों IIT JEM के स्टूडेंट को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप पजल ना हो, ठीक है ना। जो आपने राइट हैंड साइड में देखा रियल एनालिसिस का, यही साथियों आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, रियल के केस में, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स के केस में बहुत ही रेयर कंडीशन में आता है और आएगा भी तो क्या है, दोनों का सिमिलर ही है, इसमें मॉड लगा दीजिएगा, इसमें मॉड नहीं लगा दीजिए, लगाइएगा, दोनों का केस स्टडी सेम है। जो एल आएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू आएगा साथियों, वो क्या होगा, लेस देन 1 तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज और एल इक्वल टू 1 पे साथियों टेस्ट फेल हो जाएगा। चलिए साथियों कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन एक है हमारे पास, ये दोस्तों रियल का मैंने लिया है, रियल का है। इसमें से देखना है कि साथियों किसमें कन्वर्ज करेगा और किसमें डाइवर्ज करेगा। और एक चीज बेसिकली जरूर याद रखिएगा आप लोग सीरीज के टर्म में, कि कोई जो सीरीज होता है वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कल हम लोगों ने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किया था, ठीक है ना। तो एक चीज जरूर याद रखें, कोई अगर ये सीरीज है साथ में, ये कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, इसमें एक चीज याद रखना है कि साथियों अगर ये जो हमारा सीक्वेंस है an, ठीक है ना, अगर ये साथियों सीक्वेंस मान लीजिए कुछ और भी है, ये जो हमारा सीक्वेंस रहेगा, ये साथियों अगर टेंडिंग टू 0 नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा कि 200% ये डाइवर्ज करेगा। पेपर में हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सीरीज टू कन्वर्जेंट। क्या होना चाहिए दोस्तों, ये जो सीक्वेंस है ये 0 को टेंड करे, अगर 0 को टेंड नहीं करता है तो डाइवर्ज हो गया। तो क्या होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, ये इसको जरूर याद रखिएगा साथियों कि सबसे पहले तो an क्या करे, कन्वर्ज करे, मतलब 0 जाए, पहली बात। और दूसरी बात क्या देखेंगे साथियों कि जो हम लोग रेशियो टेस्ट लगाएंगे उसमें l का जो वैल्यू आएगा साथियों n+1 अपॉन n, या जो भी जरूरत होगा, चाहे रेशियो टेस्ट साथियों या रूट टेस्ट, जिसकी भी जरूरत होगी साथियों, अगर इसका वैल्यू l लेस देन 1 तो क्या होगा साथियों, कन्वर्ज, l इज ग्रेटर देन 1 डाइवर्ज और l इक्वल टू 1 पे साथियों टेस्ट फेल हो जाएगा। इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग अलग टेस्ट लगा के चेक करेंगे। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट क्या हो जाना चाहिए साथियों, उसका जो सीक्वेंस टर्म रहेगा, सीक्वेंशियल टर्म रहेगा साथियों, दैट वो कन्वर्ज करे 0 पे। इसको साथियों समझते हैं ये वाला चीज, ये सीक्वेंस देखिए पहले क्या बन रहा है। जब इसका लिमिटिंग टर्म लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n का, तो साथ में ये क्या बन जाएगा, इसको लिमिट लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही फेमस चीज है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n × 1/n, है ना, 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कैंसिल e टू द पावर 1 कितना हुआ e साथ में। तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू 0 बन रहा है ना, नॉन 0 है दोस्तों। इसको हम पहले ही बोल देंगे कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझ लिया जाए कि ये कन्वर्जेंसी, कोई अगर हमारा सीरीज है तो कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, इसको बहुत बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया जाए साथ में। और इसको जरा समझते हैं, देखिए इसमें है ना n निकालना इजी नहीं है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, रेशियो टेस्ट के थ्रू चले जाएंगे। क्या करेंगे साथियों, कोई रूट टेस्ट यूज कर देते हैं। ये मान लीजिए an है आपका 2 to the power -1 to the power n -n। अब क्या करें हम लोग साथियों, 1/n करके लिमिट लगा देंगे। सो 2 पे पावर -1/n -n, इस पे साथियों आप लोग क्या कर रहे हैं, 1/n लगा रहे हैं, ठीक है। तो साथियों इसको लगाने के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है वो आप देखें। साथियों इसका देखिए क्या बन जाएगा, 2 to the पावर n से तो n खत्म हो गया, 2 पे पावर -1 नहीं, साथ में ये हो जाएगा 2 पे पावर -1 to the पावर n/n -n/n,
तो क्या बना हमारा 2 पे पावर -1 ऑल्टरनेट रहेगा, -1 + 1 चलता जाएगा अपॉन n और -1। तो क्या इसको लिख सकते हैं साथियों, ये टेंडिंग टू 0, सो 2 पे पावर 0 - 1 = हाफ, है ना। हाफ क्या है, इसका लेस देन 1 है, इसलिए ये क्या है साथियों, यूजिंग दिस कौन सा टेस्ट साथियों, रूट टेस्ट, ये क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि हल्का वैल्यू साथियों 1 से लेस आ गया। ठीक है, तो इजी था ये सब क्वेश्चन, सिर्फ ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि आपको फाइनल टच मिल जाए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों अब हम लोग रिजल्ट नंबर 5 पे आते हैं, और साथियों रियल का है, रियल का केस है साथियों। ये देखिए पी टेस्ट है, पी टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, और हमेशा याद रखना है पी टेस्ट किसके लिए लगता है साथियों, सीरीज के लिए। किसके लिए लगेगा साथियों, सीरीज के लिए, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। ठीक है, ये बोलता है कि 1/n⁻p है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सीरीज है। ये बोलता है कन्वर्ज होगा, मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट होगा। कन्वर्जेंट मतलब क्या, सीक्वेंस समेशन का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए सीरीज का साथियों, फाइनाइट, सम करने के बाद। इफ एंड ओनली इफ p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ये याद रखा जाए कि दोस्तों ये कन्वर्ज तभी करेगा इफ एंड ओनली p इज ग्रेटर देन 1। ये कन्वर्ज करता है तो p ग्रेटर देन 1 होगा, और p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्ज होगा, ये याद रखें। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों इसका काउंटर है कि दोस्तों ठीक है ना, अगर p का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो, मतलब लेस और इक्वल टू 1, इसका निगेशन, तो इफ एंड ओनली समेशन, दोस्तों ये जो हमारा सीरीज बनेगा, ये जो सीरीज रहेगा साथियों n⁻p क्या होगा, डाइवर्जेंट, है ना, इसको डाइवर्जेंट मतलब p = 1 पे या लेस देन 1 पे डाइवर्ज करेगा, और ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस करते हैं। इस बेस पे साथियों क्वेश्चन को समझिए कि p का वैल्यू क्या है, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होगा साथियों, 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, याद रखें। और साथियों सेकेंड कंडीशन, p का वैल्यू या तो 1 हो जाए या 1 से लेस हो जाए साथियों, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। चलिए पहले टर्म्स को समझते हैं। ये हमको एक सीरीज दिया, इनफाइनाइट सीरीज, और चेक करना है कि साथियों ये कन्वर्ज होगा कि नहीं, है ना, इज इट कन्वर्ज और नो। हम पहले सबसे पहले p टेस्ट लगाएंगे यूजिंग द p टेस्ट। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है साथियों, 1, और 1 के केस में क्या कन्वर्ज करेगा, नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए साथियों, ये कैसा लिखा हुआ है, इस पे पावर 1, इस पे पावर हाफ, so can I write 1 + 1/2, so this becomes summation 1/n⁻3/2, और साथियों 3/2 का वैल्यू होता है 1.5, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, यानी कि p का वैल्यू साथियों 1.5 आया ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या हुआ साथियों, कन्वर्ज हो गया। चलिए इस पे आते हैं, यहाँ पे साथियों p का वैल्यू क्या है, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.6, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और लेस देन 1 पे ये डाइवर्ज होता है, सो कन्वर्जेंसी फेल। साथियों यहाँ पे आते हैं n⁻3/2, 3/2 का मतलब क्या है, 2/3 और 3/2 में अंतर है साथियों 1.5, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। मुझे उम्मीद है साथियों आपको p टेस्ट अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ये याद रखा जाए p टेस्ट किसके लिए बना है साथियों, सीरीज के लिए, इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए। साथियों इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, p टेस्ट लगाते हैं। और याद रखें कि p टेस्ट सबसे इजी माना जाता है। और याद रखें जो भी साथियों, जो भी अभी IIT JEM में बैठेंगे पेपर में, मास्टर्स साइड ड्यू के मास्टर्स एग्जाम में बैठे, या IIT JEM या कोई जामिया मिलिया, या फिर दोस्तों ISC बेंगलोर वगैरह में भी होता है ना मास्टर्स का एग्जाम, दोस्तों उनके लिए जरूर मैं कहता हूँ ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, p टेस्ट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा। चलिए साथियों ये आपको, मुझे उम्मीद है यहाँ पे एक एक टर्म्स क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड दोस्तों मुझे उम्मीद है p टेस्ट आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। अब आते हैं हम लोग लेबनीज टेस्ट पे, सेकंड वन। दोस्तों इसके बाद इसका नंबर आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सेक्शन से। देखिए लेबनीज फॉर्मूला या लेबनीज टेस्ट क्या कहता है, ये पहले तो ये याद रखें, -1n दे दिया, इससे आपको पता लग गया कि कैसा साथियों ये सीरीज होगा, ऑल्टरनेट सीरीज या ऑल्टरनेटिंग सीरीज, जो आपको बोलना है। कहता है कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा, फाइनाइट मतलब साथियों कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्ज करेगा। कब कन्वर्ज करेगा, तो इसके पास दोनों कंडीशन एट ए टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो दोस्तों हमारा सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए साथियों, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली साथियों डिक्रीजिंग,
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है साथियों कि है ना लेस और इक्वल टू जीरो वाला टर्म्स होना चाहिए। और दोस्तों ये बोलता है और सेकंड कंडीशन के साथ ये जो हमारा सीक्वेंस है वो लिमिट मतलब उसका लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो को टेंड करे, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाए साथियों जीरो। अगर ये दोनों एक ही टाइम पे अप्लाई होता है तो ये जो साथियों अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज होगा, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं होगा। तो साथियों आप लोग ये पूछेंगे कि सर इसमें मेन चीज बताइए कि क्या ऐसा चीज रहेगा जिसको हम देख के बता देंगे कि कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। ओके साथियों इसमें देखिए जब भी लेबनीज रहेगा माइनस देख के आप -1 टू द पावर n प्लस 1 कुछ भी रहेगा इस टाइप का देख के आप ये डिसाइड कर देंगे कि पहले अल्टरनेटिंग सीरीज है, पहले ये समझ लें। अल्टरनेटिंग डिसाइड कर पाते हैं तो ये साथियों ये जो लिखा हुआ है ये इसका मेन चीज है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ये क्या है साथियों सीक्वेंस क्रिएट करेगा। अब इसको पहले समझना है, सबसे पहले इजी से समझ लेना है कि ये क्या करता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है कि नहीं ये समझिए। क्योंकि साथियों अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो सीक्वेंस कभी जीरो नहीं बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि साथियों अगर ये सीरीज होगा ये क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो क्या है कभी डिक्रीज करेगा, हमेशा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ये क्या हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं हुआ। आपको डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए शायद लाइक जैसे ये है ऑल्टरनेटिंग हो ऐसा ही हो 1/2, ये आपको दिख रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ना, जीरो की तरफ जाएगा जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा साथियों ये वाला क्वेश्चन कि ये और इसमें बताना है आपको कि कौन सीरीज कन्वर्जेंट है साथियों। तो यही मैंने देखिए पहला क्वेश्चन ये लिया है और इसमें सिर्फ माइनस लगा दिया, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और जो जबकि ये क्या है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है ना डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो दोस्तों अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और इसको देखिए जब 1/n आप कीजिएगा साथियों 1/n करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो को टेंड करेगा, मोर ओवर 1/2 1/3 डॉट डॉट। इससे क्या पता लग रहा है साथियों ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या हो पहला टर्म बड़ा होना चाहिए, दूसरा टर्म छोटा 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 होता चला जाए। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है साथियों, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो है। दैट्स व्हाई बाय द यूजिंग लेबनीज थ्योरम साथियों या लेबनीज फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा साथियों कन्वर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों कन्वर्ज हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साथियों ये जो रहेगा इसमें देखें 1/n है ऑल्टरनेट सीरीज नहीं है तो ये फेल होगा बाय पी टेस्ट। ये फेल हुआ साथियों बाय पी टेस्ट और ये पास हुआ बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज लेबनीज टेस्ट। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों पास हो रहा है और क्यों फेल हो रहा है। ठीक है सेकंड टर्म्स पे आते हैं दोस्तों। ये वाला चीज देखिए ये क्या है ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, अच्छी बात है ना। हमने चेक कर लिया कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। पहले तो ऑल्टरनेटिंग हम लोगों को चेक करना है, फिर हमको चेक करना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है कि नहीं, और थर्ड पे हमको चेक करना है कि क्या ये टेंडिंग जीरो को कर रहा है कि नहीं। तीनों चीज की जरूरत है। ऑल्टरनेटिंग है क्योंकि माइनस प्लस की बातें चल रही है ना। जब 1 रखेंगे साथियों ऑड रखेंगे तो माइनस वाला सीरीज बनेगा, प्लस रखेंगे तो क्या बनेगा साथियों माइनस वाले में माइनस वाला का ऑड वाले में माइनस है ना, माइनस के साथ सीरीज बढ़ता जाएगा है ना, और प्लस के साथ ऑड वाला बढ़ता जाएगा, सॉरी प्लस वाला इवन वाले में प्लस वाला बढ़ता जाएगा। एन का वैल्यू ऑड और इवन की बातें मैं कर रहा हूँ। और दूसरा साथियों ये जो सीक्वेंस है ये वाला चीज जब n टेंडिंग टू n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी करते जाएंगे तो ये क्या करेगा साथियों डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों 2/5 का वैल्यू क्या है 2/5 का साथियों यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत अच्छे से चीजों को समझने की जरूरत है। 1/n आपने लिया इसको समझ लें 1/2 टू द पावर 5 है ना। आपने रखा n का वैल्यू 1 तो 1 रह गया, n का वैल्यू आप 2 रखेंगे है ना, 2 पे पावर 2/5 है ना। कुछ भी रखेंगे दोस्तों और भी रूट हो जाएगा, रूट टाइप का हो जाएगा है ना। तो वो भी रूट टाइप का जो भी बनेगा और 2/5 है ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिट है वो भी क्या होगा 1 से साथियों छोटा होगा। तो यही बात यहाँ पे आपको समझना है कि इसके टर्म में भी साथियों क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और मोनोटोनिकली साथियों जो ही डिक्रीजिंग हो गया तो हम किस केस पे आ जाएंगे और लिमिटिंग भी इसका टेंडिंग टू जीरो है, सो दैट्स व्हाई इट इज है ना। इसको आते हैं साथियों ये वाले टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आराम से ठंडे दिमाग से हमको लोगों को सोचना है साथियों कि n स्क्वायर है 1/n स्क्वायर नहीं है, n स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ
यहाँ पे साथियों आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर करते जाएं, ये वाला टर्म्स कि 1/n², 1/n² का क्या मतलब हुआ साथियों, इस चीज को समझिए कि अगर आप 1 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये क्या सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आपको क्या चाहिए था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो एक भी फेल हो गया तो ये है ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तो ये बाउंडेड एबव हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी कन्वर्ज साथियों नहीं करेगा, तो इसकी कन्वर्जेंसी साथियों फेल। इसकी बात करते हैं, ये इसी टाइप का है साथियों, ये भी हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, तो वन ऑफ देम प्रॉपर्टी इज फेल्ड, सो इट इज फेल्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। एक बात जरूर मैं और भी समझाना चाहता हूं, उसको देखें आप लोग पहले। साथियों ये रिजल्ट नंबर देखिए 7 है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं साथियों। इस फॉर्मेट का रहेगा, पी रहेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही याद रखें कि ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली पी इज ग्रेटर देन 1। और इसके केस में भी साथियों, लॉग वाले केस में अगर ये ट्रिपल टाइम भी रहेगा साथियों, अगर पी रहेगा तो इसको भी याद रखना है, पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करेगा साथियों। इसको जरूर याद रखा जाए दोस्तों, अगर ये जो हमारा सीक्वेंस एन होगा, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो साथियों ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली, साथियों हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का हम लोग लिख देंगे, और 2 टू द पावर n, a 2 टू द पावर n, अगर ये भी कन्वर्ज कर जाएगा साथियों तो ये भी कन्वर्ज करेगा, है ना, ये डाइवर्ज तो ये भी डाइवर्ज। अच्छा, यहाँ पे 2 के जगह आप कुछ भी रख सकते थे, कोई भी प्राइम नंबर से इसको साथियों रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है ना। और इसको एक जरूर याद रखिएगा, रिजल्ट नंबर 10 है, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1 टू द पावर n टू द पावर 1/n साथियों क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है साथियों, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। साथियों ये रियल एनालिसिस का सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथियों IIT जेम के बच्चे हैं वो तो इसको रट के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, हमेशा ही पूछता है और पूछेगा ही। कंडीशनली कन्वर्जेंट साथियों और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट टाइप का आपको क्वेश्चंस रहना ही है। पहले समझ लीजिए कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है साथियों, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है। जो हमारा सीरीज है साथियों वो कन्वर्ज करे, लेकिन जब उसको मैं मॉड लगा दे साथियों और वो भी कन्वर्ज कर दे, दोनों केस में ये भी कन्वर्ज करे और ये भी कन्वर्ज करे साथियों, उसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना। एब्सोल्युटली वर्ड याद रखना है बस, कि दोनों केस में कन्वर्ज हो जाए, सिंपल में भी कन्वर्ज करेगा साथियों और इसमें भी कन्वर्ज करेगा, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन इसमें सिंपल में तो दोस्तों कन्वर्ज करे, लेकिन मॉड लगाए तो कन्वर्ज ना करे, ठीक है ना। ये तो कन्वर्जेंट हो साथियों, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं हो, डाइवर्जेंट हो, तो इसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना। कंडीशनली कन्वर्जेंट साथियों, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। मुझे उम्मीद है साथियों ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप इसको गेन कर पाए होंगे। याद क्या रखना है बेसिकली, और ये मैं कहता हूँ ये आना है आना है आना है, चाहे गेट हो या IIT जेम हो, आएगा ही साथियों। क्या याद रखना है बेसिकली दोस्तों, कि सिंपल और मॉड दोनों में कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली सिंपल में कन्वर्जेंट। सिर्फ ये याद रखें कि मॉड में कन्वर्जेंट होगा तो एब्सोल्युटली, मॉड में कन्वर्जेंट नहीं होगा तो कंडीशनली, ये तो दोनों में होना ही होना है सिंपल में। चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो आपके थॉट को, आपके दोस्तों कंक्लूजन को अच्छा करेगा। एक क्वेश्चन लीजिए कि सिग्मा 1/n, ठीक है, और इसमें मैंने माइनस लगा दिया साथ में। 1/n कहेंगे तो कोई भी बोलेगा सर पी टेस्ट से ये कन्वर्ज हो रहा है ना, पी टेस्ट से साथ में कन्वर्ज हो रहा है। किसी को अगर -1/n लिया, इसको क्या बोलेगा साथियों, ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज है साथियों, ऑल्टरनेट सीरीज के थ्रू ये पास हो जाएगा, आप बोलेंगे कन्वर्जेंट है। चलिए और भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से एक दो क्वेश्चंस लेके समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम लोग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे साथियों। एक क्वेश्चन जरा समझा जाए कि -1 टू द पावर n हो और साथियों ये 1/n हो, ठीक है, वही वाला केस मैंने लिया। दोस्तों कन्वर्जेंट तो है बाय लेबनिज टेस्ट, ऑल्टरनेटिव सीरीज है, और ये क्या है दोस्तों, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है, दैट्स व्हाई कन्वर्जेंट। लेकिन कन्वर्जेंट तो दोनों में लगा हुआ है, ये भी कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट है, लेकिन उस कन्वर्जेंसी का नाम क्या है। कन्वर्जेंसी दो टाइप का है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है साथियों, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंसी साथियों दो टाइप का है,
कन्वर्जेंसी एक अब्सोल्युटली कन्वर्जेंसी की बात बोलता है, एक कंडीशनली कन्वर्जेंसी की बात बोलता है। सो कन्वर्जेंसी तो सबसे पहले पास है होना चाहिए, चलिए कन्वर्जेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और साथियों ये कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आराम से समझिए, ये जो हमारा यहाँ पे एंटायर एन की बातें करेंगे, ये याद रखा जाए। एन साथियों जो ये है -1 टू द पावर एन, ये टोटल एन। तो दोस्तों ये कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट है बाय लेबनीज, ठीक है ना। अब इस पे मॉड चढ़ा दीजिए। अब साथियों हमने क्या चढ़ाया, मॉड। मॉड चढ़ाने के बाद इसका जो ऑल्टरनेट साइन था +-1 का जो बिहेवियर आ रहा था दोस्तों इसका, वो खत्म हो गया है ना। और वो खत्म होके क्या बनेगा, सिंपल सा है ऐसा। अब इसमें आप चढ़ा दें सिग्मा। अब ये क्या बन गया, बाय पी टेस्ट। साथियों पी टेस्ट से इसकी कन्वर्जेंसी फेल, है ना। अब ये कन्वर्जेंट नहीं रहेगा, क्या बन गया साथियों, डाइवर्जेंट। किससे, बाय पी टेस्ट। ये बाय लेबनीज टेस्ट कन्वर्जेंट हुआ, है ना, किससे साथियों, लेबनीज से, अल्टरनेटिंग सीरीज से। लेकिन ये बाय पी टेस्ट फेल हो गया। तो क्या आपको मिल रहा है कि साथियों सिंपल तो पास हो रहा है, सिंपल कन्वर्जेंट, लेकिन मॉड जब चढ़ाते हैं तो डाइवर्जेंट। तो सिंपल कन्वर्जेंट लेकिन मॉड डाइवर्जेंट, तो ये कौन सा हुआ साथियों, तो ये जो हमारा सीरीज बना, ये वाला सीरीज है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट साथियों, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। तो इसको बोलेंगे साथियों कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। इसलिए पेपर में बिल्कुल आंख मुंह कान सब कुछ बिल्कुल ही खोल के रखिएगा, बिल्कुल सोच समझ के पेपर में अटेम्प्ट करना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। साथियों ये जो टाइप मैंने लिया है रिजल्ट टाइप का, ये आपका है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। साथियों मुझे उम्मीद है लिमिट का सारा केस आपको आता होगा, क्योंकि कम टाइम है साथियों, इसलिए मैं कोई लिमिट नहीं बता पा रहा हूँ थोड़ा टाइम की वजह से। साथियों कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बेस्ड करके जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको थोड़ा समझते हैं और काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी में समझाता हूँ। दोस्तों अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है f(x) p और q रहेगा, p बिलोंग्स टू q, p बिलोंग्स टू q क्लोजर, कुछ और भी रह सकता है q कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए साथियों यहाँ पे a है आपको दिया हुआ, यहाँ कुछ b है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि बताएं कि ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पे, आपको पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी या पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या पूछा जा सकता है आपको, लिमिट कहां पे एग्जिस्ट करता है, कहां पे डिफरेंशिएबल होता है, कहां पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और साथ में डिफरेंशियबिलिटी आपसे पूछा जा सकता है। क्या बेसिक चीजें याद रखना है, क्या पूछा जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। किस किस पॉइंट पे इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा वो साथियों कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, कहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कहां पे डिफरेंशिएबल होगा। आराम से साथियों ठंडे दिमाग से समझिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी में बता रहा हूं। क्या बेसिक चीज याद रखना है, उसको याद रखें आपको। पहले तो दोस्तों ये P और Q जो लिखा रहेगा इसके पॉइंट को आप याद रखें। P एंड Q मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए साथियों, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड, ये जो दोस्तों हमारा हमको सेट दिया है ये भी R के अंदर क्लोज होना चाहिए, इसका क्लोजर, या A इज डेंस इन R और दोस्तों B इज ऑल्सो डेंस इन R। बोथ अगर कंडीशन होल्ड करता है एट ए टाइम, क्या याद रखना है, P and Q must be continuous and set A and B must be dense in R if condition, ये याद रखें साथियों। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों कंडीशन साथियों एक टाइम पे होल्ड करेगा तो बोलेंगे फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी साथियों एट P इक्वल्स टू Q। सेम चीज आएगा, फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट P इक्वल्स टू Q। एंड साथियों इसको भी याद रखें कि फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एट P इक्वल्स टू Q। ये इतना बड़ा रामबाण है साथियों, आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगा पेपर में ये आप मत पूछें, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। क्या रहेगा साथियों, इस टाइप का आप फंक्शन का बिहेवियर देखिएगा कि फंक्शन इस टाइप से है कि नहीं। दो बातें आपको चेक करना है कि ये जो साथियों रहेगा ये दोनों से हमारा फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, जो भी रहेगा साथियों,
ये मस्ट बी कंटिन्यूअस, फर्स्ट क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सेज पी एंड क्यू मस्ट बी कंटिन्यूअस। साथ में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। और दोस्तों उसके बाद जो रहेगा कि पी कहाँ का मेंबर है ना, ये जो है एलिमेंट्स या जो भी हमारा फंक्शन है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो दोस्तों वो जो सेट रहेगा वो भी डेंस होना चाहिए आर में, है ना, उसका क्लोजर आर के इक्वल हो जाए। और दोस्तों ये भी सेट अगर डेंस होता है आर में तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो फंक्शन है साथियों, इसके जो पॉइंट्स एक्स का जो पॉइंट मिलेगा साथियों, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और कहां पे होगा साथियों? तो फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एट, कहां पे? जहां पे ये दोनों इक्वल होगा। कहां पे साथियों? जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा वहां से जो साथियों हमको पॉइंट्स बनेगा उसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। उसी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर उसी पॉइंट पे साथियों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तीन चीजें याद रखें आप। क्या मैंने बोला साथियों? कि इफ P and Q are continuous function and second A and B must be dense in R. If both conditions साथियों holds at a time, then क्या याद रखना है कि function has point of continuity at P equals to Q. Point of continuity वहीं पे मिलेगा साथियों जहां पे P और Q क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। सेकेंड, डिफरेंशिएबल भी वही होगा साथियों जहां पे P and Q शुड बी सिमिलर और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जब दोस्तों every differentiable function is continuous, every continuous function has existence of the limit, है ना। जब आप डिफरेंशियबिलिटी बड़े चीज को पकड़ लेते हैं तो छोटा चीज तो अपने आप पास हो जाता है। ठीक है, तो मुझे साथियों ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है साथियों, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया साथियों, थोड़ा बॉडी भी अच्छा नहीं फील हो रहा है, अदरवाइज मैं बनाता अच्छा खासा आपके लिए। चलिए आराम से समझते हैं साथियों, और इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों एक मैं गुजारिश करता हूं कि IIT जेम के बच्चों को जितना समझ आए उतना ठीक है, और जो चीज नहीं समझ आए उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट है। क्योंकि साथियों इसमें बहुत सारा चीज एक्सटेंड करा जा रहा है, मेनली गेट को फोकस करके। IIT जेम के लिए तो जितना सफिशिएंट है वो तो मैंने करवा दिया, लेकिन ये सारा चीज गेट पे एक्सटेंड हो रहा है। साथियों एक सिंपल सी बात समझते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। टेक अ क्वेश्चन से f ऑफ x इक्वल्स टू, मान लीजिए साथियों यहाँ पे एक आपका पॉइंट आया 1, एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया कि x जो है या ये जो मेंबर है साथियों ये फंक्शन का, वो कहाँ का मेंबर है साथियों? q का। और दूसरा हमने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू इसका q कॉम्प्लीमेंट। इस टाइप करके हमने क्या लिया साथियों, इसका फंक्शन का वैल्यू ले लिया कि y इक्वल्स टू 1 होगा जब इसके जो वेरिएबल होंगे इसका मेंबर होगा, है ना। 2 होगा जब इसका वेरिएबल इसका मेंबर होगा साथियों q कॉम्प्लीमेंट। आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं कि बोथ कंडीशन होल्ड एट अ टाइम अगर होगा देन वी कैन टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी एट p इक्वल्स टू q, डिफरेंशियबिलिटी एट p इक्वल्स टू q और एग्जिस्टेंस एट p इक्वल्स टू p। ये तभी हम चेक करेंगे जब ये को कंडीशन इसमें पास होगा कि नहीं। साथियों आराम से समझते हैं। देखिए ये क्या है, y equals to 1 is a continuous function because constant function is continuous function, again this function constant function is continuous, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों क्या है साथियों? q भी क्लोज, q is dense in R and q closure is dense in R। समझ आ रहा है? मतलब इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। नाउ प्रॉब्लम क्या होने वाला है उसको जरा समझते हैं। फंक्शन का पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट कहां पे करेगा? p इक्वल्स टू q। तो क्या p इक्वल्स टू q बराबर होता है कि नहीं? आप जरा समझें कि 1 इक्वल्स टू, क्या ये पॉसिबल है साथियों? क्या ये पॉसिबल है 1 इक्वल्स टू 2? नहीं पॉसिबल। मतलब वी डू नॉट हैव एनी x एट द, मतलब पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसपे ये फंक्शन क्या है, दोनों इक्वल है। तो साथियों राइट हैंड साइड से वर्क करना, जब यही फेल हो गया, आप लोगों ने लर्न करा है p implies q, this implies what? negation of q implies negation of p। मतलब ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यू, मतलब ये फंक्शन साथियों इसकी बातें नहीं करो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। ये अलग अलग कंटिन्यूअस था, बट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इसकी कंटिन्यूटी फेल, है ना। कंटिन्यूटी साथियों इसकी फेल हो गया, ये याद रखें आप लोग। तो साथियों कंटिन्यूटी फेल है, जब कंटिन्यूअस ही नहीं हो तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? क्योंकि किसी को तो एक्सटेंड करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो साथियों ये सब बातें बहुत अच्छे से याद रखा जाए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिख गया है कि सर यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्वलिटी ही फेल है ना।
साथियों एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ ये बोलना चाहता है कि आप बताइए ये फंक्शन और ये जो फंक्शन है ना कहाँ पे मीट करता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। बस ये चीज मेन, अगर छोटी बात समझना चाहते हैं, बुकिश लैंग्वेज नहीं समझना चाहते साथियों, बस ये चीज देखना चाहता है कि ये दोनों फंक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखना। क्या याद रखना साथियों, ये दोनों फंक्शन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या याद रखना है, एक लाइन में क्या याद रखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ फंक्शन है, जहां पे ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट करेगा, जहां कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साथियों क्या हो जाएगा, इसको जरूर याद रखें। एक इंपॉर्टेंट ये याद रख लें कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका साथियों, पी एंड क्यू का, यही जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही बनेगा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी साथियों, यही बनेगा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यही पॉइंट बनेगा पॉइंट ऑफ लिमिट, है ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बातें करें, एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी की बातें करें साथियों, या फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की बातें करें, एक बात याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या याद रखना है ये आप देख लें, ठीक है। दोनों फंक्शन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका लिमिट के केस में पॉइंट्स बनेगा, और क्या बनेगा साथियों, डिफरेंशिएबिलिटी में भी वही रह जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट भी वही पास करेगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जरा काम करते हैं, जो हमने बोला वो सही है कि नहीं, या आंख मूंद के हम तो विश्वास करेंगे नहीं, है ना, जो बोला वो सही है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन देखिए, sin x is a continuous function, sin hyperbolic is continuous function, both are dense in R, तो दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, ये दोनों फंक्शन जहां पे मीट करेगा और जो x का वैल्यू आएगा वही होगा इसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। किस फंक्शन का साथ में, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगा। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, वी हैव टू फाइंड, यानी इस फंक्शन का आपको क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ द सारा चीज आराम से समझ। देखिए sin x क्या होता है, तो साथियों sin x 0 पे 0 होता है ना, इस तरह से कुछ वर्क करेगा, ऐसा हो गया। और sin हाइपरबोलिक x कीजिएगा साथियों तो ये ऐसा हो जाएगा। आई थिंक मैं कुछ गलत बना रहा हूं, sin हाइपरबोलिक इससे पास होगा साथियों, ये sin हाइपरबोलिक ऐसा पास होगा, एक बार मैं देख लेता हूं। यस साथियों ठीक है, sin हाइपरबोलिक, क्योंकि sin हाइपरबोलिक का ऐसा बनता है, sin हाइपरबोलिक सब जब आप कीजिएगा तो ये साथियों आपका ये बन जाएगा, और साथियों cos हाइपरबोलिक कीजिएगा तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि ये हो जाता है e टू द पावर x minus 2, और ये साथियों e टू द पावर x minus e टू द पावर -x/2, ये ऐसा बनता है। चलिए आराम से समझते हैं। ये क्या है दोस्तों, sin हाइपरबोलिक, और ये क्या है साथियों, sin x। कहां पे मिल रहा है दोस्तों, दोनों मिल रहा है यहाँ पे 0 पे। तो याद रखना इस फंक्शन के लिए दोस्तों हमारा जब पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आया वो x = 0 है। यही दोस्तों पॉइंट ऑफ इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी x = 0 है। एग्जिस्टेंस जब पॉइंट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है तो एग्जिस्ट भी लिमिट करा किसी पे, इसी पॉइंट पे। सेकंड पे आते हैं साथ में, ये वाला देख रहे हैं कितना बिल्कुल, वी आर ओनली सर्चिंग द पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे मिला दोनों फंक्शन का वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे आपने बोलिएगा सर उसको तो आप समझाएंगे 1 और 2 को, इसको भी साथ में आप समझ लें। और कोई भी देख के फटाक से बता देता है कि इसको समझना क्या था, है ना। x = 1 y = 1 कब है साथियों, जब ये वाला पॉइंट्स होगा y = 1 पे, और दूसरा साथियों क्या होगा 2 होगा जब x = 2 पे। तो क्या ये कभी मिलेगा, कभी मिल सकता है ना। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कभी नहीं है ना। जब मिल ही नहीं रहा तो कहां से कुछ भी मिलेगा, है ना। साथियों इसको कीजिएगा तो ये हमारा ये बन गया, और cos हाइपरबोलिक x ये हमारा क्या है साथियों, cos हाइपरबोलिक x। और cos x फंक्शन कैसा एग्जिस्ट करता है साथियों, मेरे मन से इसमें एक जगह पे मीट कर जाना चाहिए ये वाला, हाँ, क्योंकि 1 पॉइंट पे यहाँ पे देखिए सर कुछ नहीं है, यहाँ पे x = 0 कीजिएगा तो cos 1 का वैल्यू 1 होगा, इसमें भी x 0 करेंगे तो cos 1 1। तो यहाँ पे दोस्तों एक जगह पे ये मिलेगा। तो कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, इस पॉइंट का नाम x = 0 पे ही मिला। सो साथ में इसके भी केस में क्या है, x = 0 पे देयर इज पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। सो यही पॉइंट इसका क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन।
फिर इसको कर लीजिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्या करें साथियों, 1 माइनस एक्स इक्वल टू, सारा कंडीशन तो होल्ड कर ही रहा है, कंटिन्यूअस भी है, बोथ आर डेंस इन आर। अब इसको क्या कर दीजिए, 1 से 1 गया, साथियों 2x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? तो यही साथियों हमारा क्या बना, x इक्वल टू 0, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस। मुझे नहीं लग रहा साथियों अब तक यहां तक आप लोगों को एक भी कुछ चीज समझने में प्रॉब्लम होगा। चलिए साथियों इस दो रिजल्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत सारा क्वेश्चन मॉड फंक्शन देके पूछा जाता है, तो ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर इस टाइप का अगर मॉड के अंदर कोई फंक्शंस पड़ा हुआ है, आपको क्या पता, आपने क्या पढ़ा है दोस्तों कि ये जो मॉड एक्स होता है साथियों, जब आप इसका क्या बनाते हैं, ये क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल क्या होता है साथियों, नहीं होता है। कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन क्या नहीं है साथियों, एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इस पे 7 कॉर्नर पॉइंट्स नहीं बनता है। एक चीज दूसरा और चीज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बोलिएगा कि सर ये तो प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे, टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 1, दिस इज नोन, है ना। सो दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करता है बट बोथ आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई क्या होगा साथियों, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0। समझ आ गया? अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम कहां 0 पे था इसलिए हमने ये करा। तो साथियों क्या याद रखना है ये वाले केस में कि दोस्तों अगर इसका पावर 1 है, x माइनस अल्फा टू द पावर 1, एक चीज और समझने नहीं याद रहेगा तो x माइनस 5 का मॉड करेंगे दोस्तों, तो इसको प्रॉब्लम कहां पे होगा, तो प्रॉब्लम एक ही पॉइंट पे होगा, x इक्वल टू 5 पे। यहाँ पे साथियों ये कुछ ऐसा फंक्शन बनाएगा, तो x इक्वल टू 5 पे 7 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहा है, तो x इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या होगा साथियों, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस है, सारा चीज पास है ना। कंटिन्यूटी ग्राफ है तो कंटिन्यूअस तो है, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस है तो साथ में लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, बट डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है, 5 पे नहीं। 5 को छोड़ के हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल, 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर पूरे रियल नंबर में से 5 को हटा दें साथियों तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। मुझे उम्मीद है ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी आपको। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 5 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल साथियों नहीं, कंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट x इक्वल टू 5 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो रही है। लेकिन इसको छोड़ दिया जाए दोस्तों तो हर एक जगह पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल है, सो देयर इज अ सिंगल पॉइंट x इक्वल टू 5 वेयर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस ग्राफ इज फंक्शन इज फेल्ड। यानी पूरे r में से 5 को हटा दें तो वहां पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन सिर्फ 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, इसको रिप्लेस कर देता हूं अल्फा से। तो दोस्तों ये पावर जब 1 होगा तो ये अल्फा पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होगा साथियों, अल्फा पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बट पूरे रियल नंबर में से अल्फा को हटा दें साथियों तो ये सारी जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। चलिए इस बेस पे जो क्वेश्चंस आता है साथियों उसको करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी एंड हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए साथियों पेपर में, है ना। दोस्तों जिन लोगों ने रिवीजन कर रखा है उनके लिए एक फाइनल टच देने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको सब कुछ एक एक बातें दोस्तों 100% समझ में आ रही होगी सर क्या कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पेपर में जिस तरह के पेपर आते हैं तो साथ में वो मेरा अटेम्प्ट करना, मतलब उसके अप्रोच को करना। पावर 1 है साथ में, उसमें पावर 1 है, तो इस सब पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो दिस इज द नॉन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये सब ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, नॉन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो पूरे रियल नंबर में से 2 नंबर को हटा देते अल्फा और बीटा, ठीक है। और यहां दोस्तों अगर ये पावर 1 था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लीनियर है तो वही होगा, इस पे फेल होगा डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन दोस्तों अगर पावर 2 या 2 से ग्रेटर हो जाता है इस टाइप का, तो याद रखना है एक भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, हर एक जगह पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखा जाए। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही क्लियर एक व्यू देगा। x माइनस 2 मैंने किया, x माइनस 2 पे पावर 5 कर दिया, x माइनस 3 किया, x माइनस 5 पे पावर 5 कर दिया, x माइनस 3 पे पावर 1000 कर दिया, x माइनस 2 पे पावर कुछ भी जो करने का मन कीजिए, 10 पे पावर 5 कर दिया या 2 कर दिया, जो करने का मन। साथ ही इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए फंक्शन
नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। किस किस पॉइंट पे, तो दोस्तों यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए ये जो पॉइंट है 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। और कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ये एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पूरे में से 2 को हटा दीजिए, तो सारी जगह पे ये डिफरेंशिएबल होगा। इसमें साथियों क्या है, पावर 1 से ज्यादा है, तो इसमें नॉट एक भी हर एक जगह पे ये पास होगा, पूरे एंटायर पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। सो नो है ना, हर एक जगह पे पास हो रहा है। ये दोस्तों इसका पावर 1 है, तो ये 3 यहाँ पे सिर्फ पावर 1 आपको चेक करना है पेपर में। तो दोस्तों ये 3 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन और सिर्फ 3 को छोड़ने के बाद हर एक जगह पे ये डिफरेंशिएबल होगा। सो r-3 एक पॉइंट हटाना है, क्योंकि 1 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, है ना। इसमें भी सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, इसमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम, इसमें दोनों में पावर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है पूरे एंटायर पे ये डिफरेंशिएबल है ना। क्वेश्चन ऐसा ही अगर पूछा जाए कि बताइए कंटिन्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट के बारे में साथियों आपका क्या ख्याल है, तो क्या बताएंगे। दोस्तों अभी मैंने एक चीज आपको फंक्शन बता के बताया था कि दोस्तों क्या है, शार्प कॉर्नर उस पर बन रहा था, है ना। इसी को अगर फंक्शंस को ले साथियों तो ये कुछ क्या बनता, 2 पे ऐसा रहता, डिफरेंशिएबिलिटी तो 2 पे फेल हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी पास है, तो कंटिन्यूटी पास तो एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट के पास, समझ आ रही है मेरी बात। तो बस यही सब इसी तरह से ड्रामा करेगा, ज्यादा कुछ वो है नहीं, ठीक है साथियों। और ये देखिए यहाँ पे ये हर एक जगह पे पास हो रहा है, तो पूरे पर डिफरेंशियल, तो पूरे पर कंटिन्यूअस, पूरे पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये पूरे पे तो पूरा पास है। यही मैं कहता हूँ साथियों, इस तरह से पढ़े ना कि एक चीज आपका क्लियर हो जाए, तो ये आपको ज्यादा मदद करेगा। अगर साथियों मैं x-1, x-2, x-3 ले लेता हूँ और पूछता हूँ कि बताइए कौन कौन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे साथियों, सबका पावर लीनियर है, इसको 1 2 3 है ना। तो ये 1, 2, 3 पे ये क्या होगा, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे साथियों, आप लोग डेस्मोस ऐप पे ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा तो आपको पता लगेगा 1 2 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। इस पे जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे साथियों तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। शायद इसको मैंने सही नहीं बनाया, ये तो ठीक है। शार्प कॉर्नर, जैसे ये शार्प कॉर्नर पॉइंट बनता है साथियों, इस पे भी आपको शार्प कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बनेगा 3, 1 2। तो ये आपको दिख रहा है, कंटिन्यूटी तो पास है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ 1 2 3 पे फेल हो रहा है, लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस तो हमेशा ही पास होगा, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने ओवरव्यू रखा आपके पास आपके साथ, वो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करेगा साथियों। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा साथियों। अब कुछ कॉम्प्लेक्स पे आते हैं साथियों। ये जो है ये केस है दोस्तों रियल एनालिसिस के बाद हम लोग स्विच कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा पे। मॉडर्न अलजेब्रा दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मॉडर्न अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट है साथियों, वो आपको याद होगा कि ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज क्या है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स साथियों, क्लोजर वगैरह। मुझे उम्मीद है साथियों बहुत अच्छे से आप टच में होंगे। अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है साथियों वो आपको याद होगा। साथियों मैं चाहता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग ओवरव्यू मिले आपको, जिससे चीजें आपके लिए इजी हो जाए। साथियों ये देखिए क्वेश्चन बार बार आता है और हमेशा आया है, जरूर याद रखिएगा। ये हमारा कोई फील्ड है साथियों, फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होता है साथियों, ये मैंने हमेशा ही बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई साथियों फील्ड है तो फील्ड की जो कार्डिनलिटी होता है वो या तो p होगा या साथियों p⁴n होगा। इंटीग्रल डोमेन होगा साथियों तो उसका भी कार्डिनलिटी या तो p होगा या p⁴n होगा। इसको जरूर याद रखा जाए साथियों। चलिए ये तो बेसिक बातें हैं, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। साथियों इसमें क्वेश्चंस कई बार पूछा है, बताइए नंबर ऑफ सब फील्ड, इस फील्ड का क्या होगा। और दोस्तों अभी एक बच्ची ने भी पूछा था कि बताइए सर हमको नंबर ऑफ सब फील्ड निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथियों आपको ये टाउ फंक्शन याद रखना है। क्या याद रखना है? टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन साथियों आपको याद रखना है और मैं समझा देता हूं क्वेश्चन भी लेके। साथियों नंबर ऑफ सब फील्ड निकालेंगे, इसका जो पावर होगा साथियों इसका डिवाइजर लेंगे, इसका पॉजिटिव डिवाइजर लेंगे, टोटल कितना आता है सो टाउ निकाल लेंगे। और दोस्तों अगर यही पूछा जाता है कभी कभी नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड,
तो प्रॉपर सबफील्ड क्या मतलब, टोटल टाउ एन निकाल दीजिए, उससे एक लेस कर दीजिए। प्रॉपर में क्या है दोस्तों, जो फील्ड इटसेल्फ है उसको लेस कर दीजिए, उसके काउंटिंग नंबर को लेस कर दीजिए, बस खत्म। इसको लेस करना होता है अपने आप को, है ना, फील्ड अपने आप को एक लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साथियों। जरा समझ लीजिए क्वेश्चन जो आया था साथियों, क्वेश्चन था कि बताइए फील्ड का ऑर्डर 2 पे पावर 100 है। एक फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी साथियों 2 पे पावर 100 है। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए नंबर ऑफ सब फील्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ सब फील्ड कितने होंगे। तो कैसे करेंगे साथियों, ये जो पावर है इसका टाउ फंक्शन लेना है। एंड हाउ डज टाउ फंक्शन बिहेव्स, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं साथियों, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और टाउ फंक्शन कैसे वर्क करता है, जब साथियों आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है साथियों उसमें आप लोग क्या करते हैं, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साथियों 2 + 1 इंटू ये साथियों 2 + 1, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 3, सो दैट बिकम्स 9। तो यही साथियों आपका ऑप्शन था कि नंबर ऑफ सब फील्ड शुड बी 9। तो कितना देखिए बच्चा वाला काम है, बशर्ते कि आपको फॉर्मूले याद है, साथ फॉर्मूला याद होगा सारा चीज बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा आप पजल में रहेंगे। तो ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, जब आप ये निकाल लेते हैं नंबर ऑफ सब फील्ड, तो यही पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है बताइए नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड कितना होगा, प्रॉपर सब फील्ड। दोस्तों आपको पता है कि इम्प्रॉपर सब फील्ड एक ही होता है, फील्ड इटसेल्फ होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड क्या हो जाएगा साथियों, इसी के टर्म में कि टाउ 100 क्या है दोस्तों हमारा, टाउ 100 - 1, इसी में मैं करवा देता हूं, उसमें एक लेस कर दीजिए। टाउ 100 आपने निकाला साथियों 9 में से 1 गया तो 1 है ना। अगर आप इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि साथियों कि कौन कौन सा फील्ड होगा, फील्ड सब फील्ड का क्या क्या ऑर्डर होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। 2 पे पावर 100 में कुछ नहीं करना है, उसके डिवाइजर को सबको लिस्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है साथियों। ठीक है ना, तो देखिए एक तो 2 पे पावर डिवाइजर क्या 100 का बनता है, ये आपको पता है कि साथियों 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 होगा साथियों, 5, 10, 20 साथियों, 25, 50 और 100 इटसेल्फ, है ना। तो देखिए सब पे पावर चढ़ा दीजिए, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5 साथियों, 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 20, 2 पे पावर 25 साथियों, 2 पे पावर 100 और 2 पे पावर 10। तो ये सब जो हमारा ये एक सब फील्ड बना, ये एक सब फील्ड बना, ये एक सब फील्ड, ऐसे कर करके आप ऐसा सब फील्ड तैयार करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने में मिल रहा होगा कि एक्चुअली क्या है, ये जो पावर है ना सब, ये पावर सब है, ये इसका डिवाइजर है और कुछ नहीं है। तो सिर्फ यही फाइंड आउट करते हैं हमेशा साथ में, ये है ना इसकी पावर, उसके डिवाइजर फाइंड आउट कर लिए, वही सब। तो ये क्या है, वो सारा सब फील्ड का ऑर्डर बन गया साथ में। ठीक है, एक फील्ड का ऑर्डर दिया हुआ था तो सब फील्ड का ये पॉसिबल ऑर्डर है। तो ये टोटल तो हमारा क्या कितना हो गया साथ में, यहाँ तक 2 पे पावर 1 से करते तो यहाँ तक हमारा क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब फील्ड बना 9। और जब हमको पूछा जाता है प्रॉपर सब फील्ड, दोस्तों ये वाला जो है ना फील्ड इटसेल्फ, इसको हटा देते तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ये हमारा प्रॉपर सब फील्ड बनता है ना। इम्प्रॉपर सब फील्ड एक ही होता है, इटसेल्फ होता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथियों में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ये बता दीजिए एक बार नंबर ऑफ सब फील्ड, है ना, प्रॉपर सब फील्ड कैसे निकालते हैं। दोस्तों आता है बहुत मैक्सिमम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा साथियों आपको, इसलिए बहुत अच्छा से करके जाए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। टाउ फंक्शन कैसे वर्क करता है, अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या करें, जो नेचुरल नंबर रहेगा उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में साथियों आप तोड़ दें, जो भी होगा यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के जो पावर रहेगा साथियों, जब टाउ एन निकालेंगे तो क्या होगा, सब में एक एक ऐड कर देंगे साथियों, क्या करेंगे, सब में एक एक ऐड कर देंगे। ये हमारा टाउ फंक्शन बिहेव करते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे में भी आ जाएगा। और टाउ फंक्शन कितना वर्क करेगा आपको नंबर ऑफ सब फील्ड निकालने में, नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब रिंग, नंबर ऑफ आइडियल साथियों, इस सब में आपको मदद करे। एक चीज और चलिए पहले इसको क्लियर करता हूँ फिर आइडियल कराता हूँ। ये चीजें आपको क्लियर हो गया। रिजल्ट नंबर 16 17 दोस्तों ये मैंने लिया कि अगर कोई हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, अभी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन, ये सब चीज को याद रखिएगा दोस्तों। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन, तो साइक्लिक के केस में याद रखना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो किस फॉर्मूले से दिया जाएगा साथ में, टाउ एन। और देख रहे हैं टाउ एन का कितना मजेदार रोल हो रहा है। यहाँ पे टाउ एन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है दोस्तों, एन है ना। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है साथियों, एन है। जितना एडिशन मॉडुलो रहेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो नंबर ऑफ सब ग्रुप भी दोस्तों टाउ एन होगा। एक चीज और मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो मैंने बता दिया साथियों। एक और चीज लिख लीजिए, रिजल्ट नंबर 24 कि दोस्तों साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है दोस्तों, वो भी साइक्लिक हो जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। कभी कभी क्वेश्चन बोला जाएगा आपको, क्या बताएं, एक साइक्लिक ग्रुप रहेगा दिया हो, आपको पूछेगा बताएं नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप क्या होगा। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अगेन अ साइक्लिक ग्रुप, है ना, वो साइक्लिक सब ग्रुप हो जाता है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक, है ना। और एक चीज और याद रखें कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अगेन अबेलियन। सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप साथियों क्या होता है, इज अगेन अबेलियन। क्या हो जाता है, अबेलियन, जिसको आप नॉर्मल कह सकते हैं। सब ग्रुप के टर्म में नॉर्मल सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप इज अगेन अ ग्रुप, दैट्स व्हाई अबेलियन। ठीक है ना साथियों। तो रिजल्ट नंबर 25, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही साथी देखिए बिल्कुल है ना, साइक्लिक है इसलिए हमने साइक्लिक सब ग्रुप भी यूज कर दिया। क्यों, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक। तो यहाँ पे दोनों सेम रहेगा साइक्लिक के टर्म में। हाँ, ये ग्रुप चेंज करेगा, साइक्लिक नहीं रहेगा दोस्तों, तब हम लोग अलग चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर अपॉन टाउ एन करके हम लोग नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालेंगे। दोस्तों ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर डी। अगर कोई डी इस ऑर्डर को डिवाइड कर देता है, डी डिवाइड्स दिस, देन टाउ एन किसको निकालते हैं, और डिवाइजर ही निकालते हैं साथियों। तो डी डिवाइड करता है एन को, तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर जब निकालेंगे तो वो लिखेंगे 5d। ये याद रहे, वो डी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट डी डिवाइड्स एन। क्या रखना है याद है साथियों, डी मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। डी क्या होना चाहिए साथियों, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। और डी डिवाइड करेगा एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर डी इज 5d। और नंबर ऑफ जनरेटर्स, चूंकि साइक्लिक ग्रुप है, और ये दोस्तों मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन आया, पिछले साल भी आया क्वेश्चन, सीएसआर नेट में भी पूछा था कि बताइए Z36 में एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 36 है, तो बताएं इसमें कितने जनरेटर होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा कि साथियों आप ये बताएं Z20 गेट में Z20 है तो इसमें कितने जनरेटर होंगे। तो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 536 निकालेंगे और इसमें 520 निकालेंगे। और दोस्तों 5 के बारे में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाया, अदरवाइज भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स इज गिवन बाय द 5n। साथ में यूलर 5 फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहता है, तो 5 फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में एक अच्छा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। साथियों ये रिजल्ट नंबर 26 से मैंने 33 तक लिया है, जो यूलर 5 फंक्शन से रिलेटेड है ना। यूलर 5 फंक्शन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन मॉडर्न अलजेब्रा। साथियों यूलर 5 फंक्शन गोइंग फ्रॉम n टू n, दोस्तों ये क्या होता है कि 5n इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू n सच दैट m लाइंग बिटवीन 1 and n एंड देयर जीसीडी शुड बी 1। सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज। इसके रेस्पेक्टिवली कोप्राइम एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है, वो सारा एलिमेंट जो इसके साथ क्या करे, कोप्राइम बनाए, कोप्राइम कोप्राइम कोप्राइम, इससे छोटा हो साथियों, एक और n के बीच में हो, और इसके साथ जीसीडी 1 बनाए, रिलेटिवली प्राइम नंबर बनाए आराम से। 5-1 में 1 ही होता है, सिर्फ 1 एलिमेंट। 5-2 में साथ में इससे छोटा एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन 1, जो इसके साथ ये बनाते हैं। लेकिन साथ ही इसमें हम लोग काउंटिंग नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथियों, काउंटिंग नंबर। लाइक 4 के रेस्पेक्टिवली देखना चाहते हैं, इससे छोटा हो, इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर निकाले, 2 ही है ना, 1 और 3। कितना नंबर आया, 2, इसलिए 5-4 का वैल्यू 2 लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है साथियों लास्ट मोमेंट पे आपको याद रहेगा ये सारा चीज। दोस्तों 5p का वैल्यू p-1 होता है, 5p टू द पावर p टू द पावर n - p टू द पावर n - 1। इसको जरूर याद रखा जाए। 5p इक्वल्स टू 5p into 5q प्रोडक्ट के रूप में तब लिखेंगे जब जीसीडी ऑफ p, q क्या हो साथियों, 1। को प्राइम होगा तो ऐसा लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, ये याद रखा जाए। इसको हम लिख सकते हैं 5-2 into 5-3, दैट बिकम्स 5-2 into 5-3। क्यों, क्योंकि दोनों का जीसीडी साथियों 1 है। 5-6 को हम ऐसा लिखेंगे, पहले 2 into 3, दोनों का जीसीडी 1 है, अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों। और इसको फॉर्मूला लगा देंगे p-1, इस पे भी p-1, सो 1 into 2 becomes 2 साथियों।
ठीक है। सो 5 6 का वैल्यू 2 किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा और पेपर में डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा साथ में। एक क्वेश्चन साथ में थोड़ा सा इसको भी मैं समझाता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने बोला कि पिछले साल क्वेश्चन आया था Z36, क्या आप बताएं Z36 में कितने जनरेटर होंगे। साइक्लिक ग्रुप ऑफ वाटर 36 हैव हार्मोनी जनरेटर्स। क्या करना था दोस्तों 536 निकालना था। कैसे लिखते हैं हम लोग 536 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 9 4 जा 36। अब इसको जीसीडी ऑफ 4 और 9 का कितना जीसीडी साथियों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 9, 4 इज 1, सो वी कैन सेपरेट आउट। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग लिख लेंगे। ये क्या होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला लगा दीजिए और साथ में ये 3 पे पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 1, तो 2 इंटू 6 बिकम्स 12। तो इसके पास कितना जनरेटर साथियों कितना जनरेटर 12 जनरेटर आ गया। एक और क्वेश्चन आप कर लें इसी बेस पे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बताइए गेट का क्वेश्चन है दोस्तों Z20 का कितना जनरेटर होगा। तो निकाल दीजिए 520 कैन राइट 5 2 स्क्वायर इनटू 5 4 और 5 का जीसीडी 1 है तो वी कैन सेपरेट आउट। अलग कर सकते हैं साथियों तो अलग अलग कर लीजिए। इसका 2 हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, सो 8 इज देयर। ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया। एक दो बातें और याद रह जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया था हमको पूछा था यहाँ पे कि 500 ये 100 के कोरस्पोंडिंग सारा चीज दे दिया था दोस्तों कि बताइए 500 कितना होगा 1000 के कोरस्पोंडिंग कितना क्या बनेगा दोस्तों को प्राइम एलिमेंट या रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट कितना बनेगा। दोस्तों आपके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक्स लाया है, ये इसको जरूर याद रखा जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन था ऐसा कुछ साथियों कि आपको निकालना है 1000 निकालना है। ठीक है ना। ये ऐसा दे दिया था कि कलेक्टिंग ओवरऑल दोज एलिमेंट्स एम लाइन बिटवीन एन एंड 1 एम क्या होगा 1 और 1000 के बीच में लाया होगा और जीसीडी एम का 1000 के साथ 1 होगा। मतलब वी हैव टू कलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट्स दे आर मेकिंग रिलेटिवली प्राइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 1000 है ना। तो ये मतलब सीधी सी बातें बोल रहा है कि ये आप यूज कीजिए। सो 1000 को हम लोग लिखेंगे 5 10 टू द पावर 3 और दोस्तों डायरेक्ट ये रिजल्ट मार दीजिएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 2। सो 400 क्या था इसका रिलेटिवली प्राइम नंबर। अगर ये कोई साइक्लिक ग्रुप होता तो Z1000 होता। इसमें कितने जनरेटर होते साथियों 400 जनरेटर होते। ठीक है इस सब चीज को याद रखें और कभी कभी आपको मन करे तो ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऊपर वाला इतना सफिशियंट है। ठीक है दोस्तों एक और रिजल्ट नंबर 34 देख लीजिए। एक चीज याद रखना आप लोग, देखिए यहाँ पे 5 का वैल्यू 1 है और 5 का भी वैल्यू क्या है 1। सो देयर इमेज तो दोनों का सेम है लेकिन 2 और 1 सिमिलर नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। क्या है साथियों फंक्शन 1 1 नहीं है। रिजल्ट नंबर 35 भी याद रखा जाए कि दोस्तों 5 का वैल्यू 1 5 का वैल्यू 1 5 का वैल्यू साथियों 2 5 का वैल्यू साथियों 2 कर लीजिएगा 5 का वैल्यू साथियों 2 है ना। तो ये देख रहे हैं कि 3 4 और ये सब डिस्टिंक्ट है लेकिन इसके इमेज सेम है। तो मेनी वन फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ 1 1 तो नहीं है साथियों लेकिन कैसा फंक्शन है मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन है। लेकिन साथियों गौर से देखेंगे तो 5 7 का वैल्यू साथियों 6 आ जाएगा, 5 8 का कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब इसके बीच में साथियों जो जैसे 3 आ गया 5 आ जाएगा। ऑड नंबर जो आएगा साथियों ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का 5 फंक्शन का कोई भी ऐसा प्रीमेज नहीं होता है जो कहां पे शिफ्ट करे साथियों ऑड नंबर पे शिफ्ट करे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट देयर डज नॉट 5 1 फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो यहाँ है, ऑन टू फंक्शन होने के लिए इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके अंदर कम से कम एक इमेज होना चाहिए, एक प्रीमेज होना चाहिए साथियों। लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो ऑड पे लेके जाए। समझ रहे हैं। मतलब अगर नेचुरल नंबर के पास ऑड है लेकिन यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो ऑड पे आए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट दैट कोरेस्पोंड्स टू द 3। ऐसा कोई बनाता है ऐसा कोई हमारा मिलता ही नहीं। मतलब नेचुरल नंबर में ऑड नंबर ऐसा है जिसका प्रीमेज नहीं मिलता है, इसलिए ये साथियों क्या है 1 2 भी नहीं है। तो पूछा जाए कि क्या यूलर 5 फंक्शन 1 1 है, नहीं। क्या ये 1 2 है, नहीं। 1 1 और 1 2 जब फेल हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो इनवर्टिबिलिटी साथियों फेल। मतलब क्या 5 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा।
तो दोस्तों ऐसा अगर मजाक आए आपके साथ पेपर में तो थोड़ा सही से और बिल्कुल ठंडे दिमाग से हैंडल करना है आप लोगों को। चलिए साथियों, आप हम लोग 50 रिजल्ट्स को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आज मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं करवा पाया हूँ, शाम तक एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा साथियों, और कॉम्प्लेक्स का होगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स कॉम्प्लेक्स साथियों, और कुछ लीनियर और कुछ ओडीपीडी सेक्शन आएगा साथ में। अभी दोस्तों रियल और मैंने मॉडर्न का ऑलमोस्ट जितना हो पाया मैंने करवा दिया साथियों। कुछ रिजल्ट्स और भी देख लें दोस्तों। अगर ये देखिए 35 है कि अगर ये कोई साइक्लिक ग्रुप है साथियों, तो याद रखना है कि कोई रिंग है, ये मान लीजिए साथियों कोई रिंग है, तो इसका जो नंबर ऑफ आइडियल्स होगा वो टाउ n होगा। इसको जरूर याद रखें, नंबर ऑफ आइडियल्स टाउ n, और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल या नंबर ऑफ प्राइम आइडियल साथियों इसका वही सब आइडियल होगा जो इसका डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होगा। क्या होगा साथियों, इसका डिस्टिंक्ट जो प्राइम डिवाइजर होगा वही क्या होगा, चाहे मैक्सिमल आइडियल या प्राइम आइडियल, बहुत सिमिलर। अगर हम लोग J10 की बातें करेंगे साथियों तो क्या होगा, इसका डिवाइजर 1, 2, 5 और 10, so this is not prime, this is not prime, both are prime, so generated by 2 और generated by 5 both should be the maximal भी होगा साथियों और प्राइम आइडियल भी होगा, ये याद रखा जाए, ठीक है ना। so only the distinct prime divisor becomes the maximal ideal and prime ideal। और आइडियल कितना है दोस्तों, 4 है, तो उसको कैसे में नंबर ऑफ आइडियल लिया, तो टाउ n दोस्तों, और टाउ 2 पे पावर 1 5 टू द पावर, सो 1 becomes 1 2 एंड 1 प्लस 1 कीजिएगा 2, सो 4। समझ आ रहा है। नंबर ऑफ आइडियल हमको टाउ n से ही निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल लिखे आएगा तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर लेंगे। नंबर ऑफ सबरिंग भी आएगा इसका दोस्तों, तब भी हमको टाउ n भी लगाना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बहुत बात में बताया मैंने, बहुत सारा चीज हो गया। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड, जैसे जेड इंटीग्रल डोमेन है साथियों लेकिन जेड फील्ड नहीं है, जेड साथियों फील्ड नहीं है, ठीक है। और एक चीज और मैं लिखा देता हूँ, 52 था, 51 था दोस्तों, ये याद रखना, इंटीग्रल डोमेन इनटू इंटीग्रल डोमेन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन, इसको भी याद रखा जाए। एक चीज और याद रखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड नीड नॉट टू बी अ फील्ड, इस सबको भी याद रखा जाए, ठीक है साथियों। अब यहाँ देखें 40 के बाद 41 मैंने कहा लिखा, यहाँ से देखिए दोस्तों 42 से मैंने लिखा, 41 भी कहीं होगा साथियों। यहाँ से देखिए कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज पीआईडी, एवरी पीआईडी इज यूएफडी एंड एवरी यूएफडी इज integral domain, moreover every integral domain is CRU, commutative ring with unity, every CRU is CR and every CR is ring, but converse need not to be true। मतलब तो एवरी रिंग, सभी का सभी रिंग कम्यूटेटिव रिंग नहीं होता है, एवरी कम्यूटेटिव रिंग के पास यूनिटी नहीं होता है ना। एवरी CRU need not to be इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन need not to be UFD, एवरी UFD need not to be PID, एवरी PID need not to be ED साथियों, यूक्लिडियन डोमेन एंड एवरी यूक्लिडियन डोमेन need not to be फील्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे साथियों, यही मैंने इसको कन्वर्स बताया है दोस्तों। ये देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा, शायद दोस्तों मैं इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ज्यादा नहीं करवा पाया, ठीक है ना। आइंस्टाइन से इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया मॉड 2 है ना, मॉड पी टेस्ट वगैरह साथियों। एवरी अगर कोई हमारे पास आइडियल इरेड्यूसिबल नहीं है, इफ आइडियल इज नॉट इरेड्यूसिबल, तो कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता, नीड नॉट टू बी मैक्सिमल आइडियल, वो कभी मैक्सिमल आइडियल हो ही नहीं सकता। नीड नॉट टू के एक ही आंसर है, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। इरेड्यूसिबल नहीं है तो ना मैक्सिमल बनेगा ना प्राइम आइडियल बनेगा, इसको जरूर याद रखा जाए, ठीक है ना। और एक चीज और साथ में एक चीज और लिख लीजिए, 52 53 इन जनरल एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट टू बी प्राइम आइडियल। ये अलग केस है कि सीआरयू पे होता है, वो अलग है दोस्तों। इन जनरल एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट टू बी प्राइम आइडियल, एंड 54 याद रखा जाए, एवरी प्राइम आइडियल साथियों नीड नॉट टू बी मैक्सिमल आइडियल। इन जनरल ये बातें नहीं होता है। ओवर अ कम्यूटेटिव रिंग एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल एंड एवरी फाइनाइट सीआरयू एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, वो अलग केस है। तो इसको मैं बता देता हूं साथियों, इसको एक और रिजल्ट लिख लीजिए, 55 एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, कहां पे साथियों, सीआरयू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल ओवर फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट। सीआरयू है तो मैक्सिमम तो प्राइम है ही, और फाइनाइट हो जाएगा तो वो था सिमिलर। सीधी सी बात है, आप ये फील्ड वाला प्रॉपर्टी याद रख लेंगे, एक ही बार में बन जाएगा, है ना, जेडपी वाला, ठीक है साथियों। ये 56 रिजल्ट्स हो गया, कुछ और समझ लें। हाँ ये हो गया साथियों, कुछ और भी समझ लीजिए कि
इरेड्यूसिबल नहीं है तो कभी भी मैक्सिमल और प्राइम आइडियल की बात ही मत करना आप लोग, ठीक है ना। जैसे कुछ ये बोल देगा, क्वेश्चन अगर दे देगा कि बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं x-2, तो दिख ही रहा है कि इसके ऊपर इरेड्यूसिबल ही नहीं है। कुछ और ले लें आप लोग, कुछ और भी लेके काम कर सकते हैं। क्यों के ऊपर इरेड्यूसिबल नहीं है तो ये क्या है, ना मैक्सिमल बनेगा साथियों, ना ही प्राइम बनेगा। थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा पेपर में। इरेड्यूसिबल है या नहीं है तो ये चेक कर लीजिएगा साथियों। ये प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी इंटीग्रल डोमेन, प्रोडक्ट ऑफ फील्ड टू फील्ड नीड नॉट टू बी अ फील्ड, एवरी मैक्सिमल आइडियल इन जनरल, ये लिखा गया साथियों इन जनरल, नीड नॉट टू बी प्राइम आइडियल, एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट टू बी मैक्सिमल आइडियल इन जनरल। दोस्तों अभी तो बहुत रिजल्ट है, मुझे तो लगता है 500-600 रिजल्ट है, लेकिन मुझे लगा इतना सफिशिएंट है साथियों आपके लिए, तो इतना ही मैंने बताया, ठीक है। और एक चीज और याद रखें कि ओवर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, एवरी फाइनाइट CRU इज ओवर फाइनाइट CRU दोस्तों, एवरी प्राइम आइडियल क्या बनता है, मैक्सिमल आइडियल बनता है। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे साथियों, ये दोस्तों IIT JEM के बच्चों गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ZM इज फील्ड इफ एंड ओनली ये क्या हो जाए साथियों, प्राइम बन जाए। प्राइम होगा तो फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और याद रखा जाए इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के पास कभी भी कोई भी एक भी डिवाइजर जीरो डिवाइजर नहीं होता है। तो ZM इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली ये दोनों केस स्टडी में M तभी M अगर प्राइम है तो दोनों फील्ड होगा, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये साथियों याद रखें कि कोई ये रिंग है, ये आइडियल है, ये फील्ड का फॉर्म करेगा इफ एंड ओनली ये जो कंडीशन है नीचे वाला जो आइडियल है साथियों वो मैक्सिमल हो जाए। और दोस्तों ये इंटीग्रल डोमेन कब बनता है, जब ये हमारा प्राइम आइडियल बनता है, ठीक है साथियों। और एक चीज और बहुत धमाका वाला चीज है ये वाला दोस्तों, जो मैंने इस बेस पे कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं कि दोस्तों याद क्या रखना है इसमें, एक चीज थोड़ा सा बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि साथियों ZP आयोटा कोई अगर पूछता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है तो बोलिएगा कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। कोई सा काउंटर एग्जांपल देके आप लोग बात कर सकते हैं, लाइक P इक्वल्स टू मैंने 3 बात कर दिया, कुछ और ले ले 19 में 3 गया तो 16 बन गया। कुछ दूसरा ले लीजिए साथियों जिसमें कि 3 का 3 करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 4 के टपल में नहीं आना चाहिए। इस टाइप से आप लोग 17 करेंगे, 17 में 3 गया तो कितना, हाँ बिल्कुल P को जैसे 15 लेते हैं सर, 15 कहते हैं, 17 लेंगे तो P-3 क्या होगा साथियों, 17 में से 3 गया तो 14, तो 4 डज नॉट डिवाइड, तो ये डिवाइड नहीं करता है तो ये ना तो इंटीग्रल डोमेन बनेगा साथियों ना फील्ड बनेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये चीज कि ZP तो हमेशा क्या होता है, फील्ड होता है, फील्ड भी होता है साथियों और इंटीग्रल डोमेन होता है ना, ये हमेशा पास होता है। लेकिन ZPI दोस्तों फील्ड और इंटीग्रल डोमेन कब होगा, इसके लिए एक कंडीशन है कि 4 मस्ट डिवाइड P-3, इफ एंड ओनली कंडीशन लिखा हुआ है। ZPI इज फील्ड इफ एंड ओनली 4 डिवाइड्स P-3 और एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो दिस है ना, दिस इज इंटीग्रल डोमेन कब, जब 4 डिवाइड्स P-3। ये दोनों केस जरूर याद रखिएगा, ये करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस पे दोस्तों 1-2 बार नहीं 7 बार क्वेश्चन आ रखा है। तो साथियों काफी ज्यादा थक गया हूं, ये 56 मैंने रिजल्ट पुट अप कराए साथियों। हाँ सॉरी दोस्तों थोड़ा सा थक गया। साथियों कैसा लगा आज का मेरा लेक्चर, क्या आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल है कि नहीं, ठीक है जरूर एक बार कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस बात से कि हम लोग कुछ काम करें, ठीक है साथियों। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके लिए साथियों कुछ भी मदद कर पाया मेरा वीडियोस, मेरे लेक्चर्स, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आपके एनहेंसमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा कर पाया। साथियों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियोज में डेफिनेटली मिलेंगे। अपने दोस्तों तैयारी को इतना शानदार बना के रखें, अपने कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर बना के पेपर में बैठे कि आपको वहां पे पजल ना हो, ठीक है ना। जो भी करें श्योर शॉर्ट के थ्रू करें। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं साथियों। नमस्कार और गुड बाय, टेक केयर साथियों। और एक बार और मैं बोलना चाहता हूं वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम साथियों। आप लोग बहुत बहुत अच्छा करें दोस्तों। सो थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।